नमस्कार। कहते हैं सिलेक्टिव साइलेंस इज मोर डेंजरस देन गन वायलेंस। आज हम आपके अपने चैनल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में कश्मीर के उस दर्दनाक सच से वाकिफ कराएंगे जिसके बारे में आपके सियासतदान बात नहीं करते। ये सो कॉल्ड रहनुमा उन काले कारनामों को उजागर करने के बजाय उन पर अक्सर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इस एपिसोड में जहां एक और हम इन सियासतदानों की पॉलिटिक्स ऑफ सिलेक्टिव साइलेंस और डुप्लिसिटी को पूरी तरह से डिमोलिश करेंगे, वहीं दूसरी ओर उन दरिंदों के काले कारनामों को दुनिया के सामने लाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, मेहरबानी करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका हर कमेंट हमें ताकत और बल देगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाएं कि कश्मीर में क्या होता रहा है। एक बार फिर हम आपसे दो टुक बात करेंगे, बिना घुमाए फिराए मुद्दे पर आएंगे, बिकॉज वी हैव गॉट अनरिटन कमिटमेंट विद व्यूअर्स दैट विल कॉल स्पेड ए स्पेड, चाहे कितनी भी मिर्ची किसी को क्यों ना लगे। इससे पहले मैं असल मुद्दे पर आऊं तो मेहरबानी करके आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मेंबर पार्लियामेंट आगा रोहिल्ला के इस बयान को सुनिए। ये बयान उन्होंने पहलगाम अटैक से पहले दिया था। ये जो चल रहा है इस वक्त जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नज़र में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिज़ाइन। एक सहाफ़ी से बात करते हुए आगा रोहिल्ला टूरिस्ट को कल्चरल इन्वेजन के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी इंस्टिगेटरी स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से 22 अप्रैल को 26 टूरिस्ट को लश्कर के आतंकवादी मार गिराते हैं। अब देखिए, ऐसी जब आप स्टेटमेंट देंगे, इंस्टिगेट करेंगे, तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने एक्ट ऑफ वायलेंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आगा रोहिल्ला साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि किस कल्चरल इन्वेजन की आप बात करते हैं? क्या आप भूल गए कि किस तरीके से पाकिस्तान से आतंकवादी जो आए हैं उन्होंने यहाँ पे वादी कश्मीर में गन कल्चर स्टार्ट किया? अगर किसी ने आपके कल्चर को ख़राब किया, तबाह बर्बाद किया है, वो पाकिस्तान से आए हुए वो भाड़े के आतंकवादी हैं जिनके खिलाफ आप कभी बोलते नहीं, आपके मुँह से कभी एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। अगर किसी ने आपकी नस्ल को अनकल्चर्ड बनाया तो उन अलगाववादियों ने बनाया जिन्होंने बच्चों के हाथों में पत्थर थमा दिए। जहां लैपटॉप होना चाहिए था, जहां किताबें होनी चाहिए थे, पत्थर थमा दिए। लेकिन शुक्र खुदा का कि आर्टिकल 370 हटने के बाद एक बार फिर से बच्चे समझ गए कि उनके लिए सही रास्ता क्या है और उनके माँ बाप भी आज खुश हैं इस बात को लेकर। और अगर किसी ने माँ बेटियों की असमत को लूटा तो वो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे, लेकिन आप उनके बारे में कभी बोलेंगे नहीं। मुझे मालूम है जो लोग मुझे सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि ये प्रोपेगेंडा करने के लिए बैठ गया है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मेहरबानी करके आप इन कश्मीर की बेटियों की आवाज़ को सुनिए, इनके दिल के दर्द को सुनिए, इनकी ज़ुबानी सुनिए कि क्या इनके साथ बीती है, किस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इनकी असमत को लूटा, किस तरीके से इनको टॉर्चर किया गया। लेकिन अफसोस की बात है, ना कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बोला, ना ये पॉलिटिशियंस बोले, ना ये आगा रोहिल्ला बोला और ना ही कोई और सियासतदान बोला। जैसे इनके मुंह पे ताला लग गया हो, आंखें फेर दी इन्होंने, देखते हुए भी, जानते हुए भी कोई बोलता नहीं है। और इसीलिए किसी ने सच कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब नहीं कि ब्रेक की जाए खबर। जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब है कि आप दमखम रखिए और वो बात बताइए जो किसी ने बताई ना हो। खबर तो सबको मालूम है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा, सबके लब सिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे, बताएंगे, एक्सपोज करेंगे और दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। मेरे घर आते थे कुछ ये मिलिटेंट्स, तो वो जब आते थे खाना खाते, मतलब ये चाय बोलते थे, वो दो ये दो, हम उनको जितना हम में था उतना हम दे देते थे। वो रोज़ आते थे, फिर वो बुलाते पानी के बहाने, बोल रहे थे कि पानी लाओ। हम जाते थे पानी लेकर तो वो हम पकड़ते थे, गलत करते थे हमारे साथ। मैं बहुत छोटी थी तब। हम उनको बोलते थे हमारे साथ ये मत करो, मैं अभी छोटी हूँ, मासूम हूँ, मुझे मतलब ये सब मुझे नहीं पता, मतलब मुझे तब पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जो 3 केस स्टडीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इन 3 महिलाओं को सुनने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि पिछले 35 सालों में किन हालातों से यहाँ की औरतों को गुजरना पड़ा है। ये पहली महिला जिसको अभी आपने सुना, आप समझ गए होंगे कि कितनी बुरी हालत रही होगी। एक तरफ
बंदूक की नोक पर इनके परिवारों वालों से खाना बनवाते थे, गन पॉइंट पर इनसे खाना बनवाते थे, खाना खाते थे, और उसके बाद गन पॉइंट पर रेप करते थे। जब ये औरत बोल रही थी तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ चोक कर रही थी, आंखों में आंसू थे जो आपको दिखेंगे नहीं होंगे, क्योंकि आप तो अपनी सियासत में इतने मसरूफ़ हैं, आपको क्या लेना देना। कहने को तो आप लोगों के रहनुमा हैं, लेकिन इनकी आवाज़ आप कभी नहीं बने। और अगर आप कभी आवाज़ बने तो उन अलगाववादियों की आवाज़ बने, अगर आप कभी आवाज़ बने तो उन आतंकवादियों की आवाज़ बने, और अगर आपने कभी बयान दिया तो पाकिस्तान के हित में दिया, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए दिया। यही एक वजह है कि पाकिस्तान अक्सर आपके बयानातों को यूनाइटेड नेशन ले जाता है और यूनाइटेड नेशन में उन्हीं बयानातों का जिक्र करता है, क्योंकि आपने हमेशा बल उनको दिया। आपको अगर किसी के लिए स्ट्रेंथ बनना था, एम्पावर करना था, तो अपने लोगों को करना था। अब आप सुनिए इस दूसरी महिला की कहानी। मेरा जो बचपन था बिल्कुल ठीक ठाक था, तो उसके बाद जब मैं शादीशुदा होगी, मैरिड होगी, उसके बाद 1-2 साल ठीक ठाक गुजरे। तो उसके बाद मैंने बहुत जुल्म उठाए, बहुत सारी मुसीबतें उठाई जो ना उठाने के काबिल थी, वो कुछ देखा जो ना देखने के काबिल था। बहुत ज़्यादा जुल्म हमसे हुए, हमारे साथ नाजायज़ भी हुआ, हमारे साथ जातियाँ भी हुई, हमारे कपड़े भी फाड़े, किसी को हम बोल नहीं सकते थे, हालात ख़राब थे, कम ज़बान थे, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला भी नहीं था, नहीं तो किसी को सुना सकते थे। दूसरी महिला की कहानी भी दर्दनाक है। बचपन तो बहुत सही गुजरा, हंसते खेलते हुए, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ उसके साथ होगा। शादी के 2 साल के बाद आतंकवादी उसके पति के साथ घर पे आने लगे, और जब उसने अपने पति को आतंकवाद ज्वाइन करने से रोकने की कोशिश की तो आतंकवादियों ने पहले तो उसे टॉर्चर किया और उसके बाद उसका बलात्कार किया। और एक बार नहीं, वो दरिंदे बार बार बलात्कार करते रहे। कई बार तो उसके पति के सामने किया, लेकिन डर के मारे ना वो पति बोल सका, ना वो औरत बोल सकी। आज बड़ी मुश्किल से अगर उसने ये बयान दिया तो मेरे ख्याल से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दुनिया को बता दें कि क्या हो रहा था उन पहाड़ी इलाकों में, उन दूर दराज इलाकों में जहाँ पे आतंकवादी थे, जहाँ पे वो हाइड आउट था, जहाँ पे वो छुपे रहते थे, जहाँ पे वो घूमते थे। कितनी लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। क्या कभी आपने ये बात करी? अब तीसरी जो औरत है उसे भी ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप कहेंगे ये प्रोपेगेंडा है, और अगर आप प्रोपेगेंडा कहेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आप भी उस क्राइम में शामिल हैं, तभी आपको ये प्रोपेगेंडा लग रहा है। आप भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। अगर आपको अपनी बेटियों के, बहनों के, माँओं के आंसू नहीं दिख रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से फिर तो आप प्रोपेगेंडा या कुछ भी कह सकते हैं, यानी कि आप अपना ज़मीर बेच चुके हैं। फिर मैं यही कह सकता हूँ। सुनिए इन्हें, जरा ध्यान से सुनिएगा। अंदर कन बेत सु न्यूक चेर, निबर कन मोरुक। वो तो ये ऐसा होता निबर कन मोरुक पता आय मे निश, कर मे से ज़बरदस्ती, पता तम यम कर ज़बरदस्ती वबरदस्ती, मे से गो वारिया गलत, बन हेका वनथी कस मे से कोता गलत गो। इस महिला का सिर्फ यही कसूर था कि ये खूबसूरत थी और इसे खूबसूरती का हर जाना भरना पड़ा। इसके पति को एब्डक्ट किया जाता है, उसे ले जाके मारा जाता है और उसके बाद वापस आके उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया जाता है, और ये कई महीनों तक चलता रहा, क्योंकि ना उसके लिए कोई बोलने वाला था, ना वो डर के मारे बोल सकती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि आवाज़ अगर खोली तो उन दरिंदों की गोली उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है, क्या ये जिहाद है? अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या ये वेल विशर है? कोई अगर सोचता है कि ये पाकिस्तान के आतंकवादी वेल विशर हैं, तो मेरे ख्याल से आज आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इन्होंने हिम्मत करके, इन 3 औरतों ने जो बात की है, मेरे ख्याल से अब तो आप हिम्मत करिए। कब तक ये कुर्सी का खेल खेलते रहेंगे? मेरे ख्याल से अब आपको हिम्मत करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे इस कल्चर को ख़राब किया है, कश्मीरियत को ख़राब किया है,
तो वो पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने या पाक स्पॉन्सर टेररिस्ट ने किया है, या वो सीमा पार से आए, या जो सीमा पार ले गए उन युवाओं को वर्गला के, जिनको ट्रेनिंग दी, बंदूक हाथ में थमा के कश्मीरियों को मारने के लिए भेजा, एक दूसरे कश्मीरी को, तो उन्होंने आपके कल्चर को ख़राब किया है, आपकी नस्ल को अनकल्चर्ड किया है, गन कल्चर को लाया है, बल्कि उन्होंने नहीं। मगर मैं किन से ये बात कह रहा हूँ? ये पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है। हमने देखा है कि ऐसी स्टेटमेंट पहले भी आती रही है। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले पीडीपी के कुछ नेताओं ने ब्लेम करना शुरू कर दिया था अमरनाथ के यात्रियों को। कुछ एनजीओस, कुछ एक्टिविस्ट एक साथ आवाज़ उठा रहे थे कि जो ये अमरनाथ के यात्री आते हैं, इनकी वजह से जो है हमारी इकोलॉजी यहाँ पे कश्मीर में ख़राब हो रही है, इनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, इनकी वजह से जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो रही है। अरे बाबा, ये पिलग्रिम टूरिस्ट जो हैं, इनका इंतज़ार वो घोड़े वाला महीनों भर करता रहता है, क्योंकि जब वो आते हैं तभी उनका चूल्हा जलता है। जब वो घोड़ा लेके और उस पर बिठा के जब वो यात्री को अमरनाथ यात्रा के लिए ले जाता है, तो वो दो पैगाम देता है। एक कि इंसानियत ज़िंदा है, हिंदू मुसलमान फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक हैं। लेकिन आपको क्या लेना देना? आप तो मज़हब की राजनीति करते हैं, आप तो कम्युनल राजनीति करते हैं, आपको क्या लेना देना उससे? लेकिन सवाल पैदा होता है कि मैं उस बार भी यही कहा और अब भी मैं फिर से यही कहता हूँ कि मैं यही बात कहना चाहूँगा। मुझे याद है कि मैंने कई बार कई डिबेट्स में ये बात कही थी। मैंने कहा कि आपका जो डल झील था वो एक समुंदर की तरह कभी दिखा करता था, लेकिन आज वो वाटर पॉन्ड की तरह बन गया है, सिमट कर सिकुड़ कर रह गया है। कभी आपने सोचा कि जो आपके हाउस बोट के अंदर जो गंदगी है, फीकल मैटर है, या जिसे मैं अगर इसे क्रूड मैनर में कहूँ, जो आप पॉटी करते थे वो पानी में जाती थी, कभी आपने सोचा कि उसको रोकने के लिए? तब आपको तो कभी इकोलॉजी का ध्यान नहीं आया, तब आपको कभी एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं आया। ये क्यों सिर्फ अमरनाथ यात्रियों को लेकर आपको इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की चिंता होने लगती है? और हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके की उन्होंने सियासत की और जिस तरीके से उन्होंने एक झूठ को चलाया, और झूठ को ये चलाया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान यहाँ पे जो यात्री आएंगे और जब यहाँ पे उनके लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहे थे, ये यात्री वहाँ पे रहेंगे और ये डेमोग्राफिक चेंज लाएंगे। अरे बाबा, उस सब जीरो टेम्परेचर कंडीशन में कौन वहाँ पे रहेगा? क्या आज कोई यात्री रह रहा है? आर्टिकल 370 तो है नहीं। आपको आर्टिकल 370 इसलिए आप कहते थे कि कोई और राज्य से यहाँ पे इंसान आके बसे ना, लेकिन कभी आपने कहा कि पाकिस्तान से जो वो आतंकवादी आते हैं, जो यहाँ पे मौत का खेल खेलते हैं, जो आपके कश्मीरियों को गोली से मार देते हैं, जो उनका खून बहाते हैं, कभी आपने उन आवाज़ उठाई? मेरे ख्याल से आगा रुल्ला और मैनी अदर political party leaders, they should come and be on same page and say with one voice that stop sending terrorists to this side of the border. But unfortunately they will not do that. That is what actually is required. आपके कश्मीर की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी जिस दिन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिस दिन ये आखिरी बंदूक खत्म हो जाएगी। जब तक ये बंदूक रहेगी तब तक आपके मसाइल रहेंगे, तब तक आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, तब तक ये खून बहता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक चीज़ नहीं देख सकता आपके चेहरे पे, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं देख सकता, क्योंकि कश्मीरियों के चेहरे पे मुस्कान नहीं देख सकता। कहने को तो वो अपना कश्मीरियों का वेलविशर बताता है, खैरख्वाह बताता है, लेकिन देखिए खैरख्वाह क्या कर रहा है पिछले 35 साल से। हालांकि ये मौत का खेल 1947 से शुरू किया था और लेकिन अब तक खेल खेलता आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग उनको अभी भी पनाह देने में लगे हुए हैं और ये समझ नहीं पाते कि वो उनका दुश्मन है। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं। मैं आज भी, मुझे जो तकलीफ़ देता है कि जब हमारे यहाँ के सियासतदान चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। उर्दू में कहते हैं जो चुप रहे वो है ज़ुबान खंजर। वो बैकस्टेप कर रहा है और आपकी ज़ुबान खंजर की तरह है जो सिलेक्टिवली चलती है, क्योंकि आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है हर चीज़ के लिए। दिल्ली को तो आप ब्लेम कर देंगे, ना पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाएंगे, ना आतंकवादी के खिलाफ बोलेंगे। कब तक ये खामोश रहेंगे? और आपकी खामोशी जो है नुकसानदेह है। मेहरबानी करके आप उनके एक्ट ऑफ वायलेंस को जस्टिफाई ना करिए बाय गिविंग सच स्टेटमेंट्स। इट्स बेटर नॉट टू अटर अ वर्ड देन selectively giving statements
because that selective statement coming from your side is only going to harm interests of people of Kashmir Valley. Because at the end of the day, अगर आपको वो वोट मिलता है, उस कश्मीरी का जो वोट आपके लिए है वो अपनी बहबूदी के लिए चाहता है। कोई भी नहीं चाहता मरना, कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ खून बहे। मेरे ख्याल से इस एपिसोड से मैं यही दर्शाना चाहता था, क्योंकि ये वो कहानियाँ हैं जो कहीं दबी रह गई हैं उन पहाड़ियों में, उन दूर दराज इलाकों में। मेरे ख्याल से इनकी सिसकियाँ, इनकी आवाज़ें, इनके रोने की आवाज़ किसी ने आज तक सुनी ना होगी। मुझे आज भी याद है कि मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, मैंने उस एक 26 साल की महिला की एक स्टोरी को कवर किया था जो कि डोडा के इलाके की थी। मुझे आज भी याद है कि उसने अपने भाई को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे उनका परिवार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो। और जब एक भाई ने एक बहन की बात को सुनकर सरेंडर किया और उसके बाद आतंकवादियों ने उस महिला को किडनैप कर लिया, उसे अबडक्ट कर लिया, उसके कान और उसका 2 कान और उसका नाक काट दिया। और मुझे आज भी याद है वो दर्द से तड़प रही थी जब उसे सिक्योरिटी फोर्सेस रेस्क्यू करा के लाए थे। उसका खर्चा प्लास्टिक सर्जरी का आर्मी ने उठाया। आज वो कहीं गुमनाम जिंदगी जी रही है क्योंकि वो बात नहीं करना चाहती। वजह उसकी ये है कि उसे मालूम है कि आज भी कुछ आतंकवादी हैं जो इन इलाकों में घूम रहे हैं। हो सकता है कि फिर से उसको निशाना बनाने की कोशिश करें, लेकिन इन 3 महिलाओं ने अगर हिम्मत दिखाई है तो हमें भी इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए, सल्यूट करना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए और इनकी वॉइस को एम्पलीफाई करना चाहिए, ना कि सिलेक्टिवली खामोश रह के तमाशा देखना चाहिए। अगली बार अगले एपिसोड के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक